शो में। जाली अकाउंट्स केस नैब की भरपूर तैयारी, 4 रेफरेंसेस तैयार। नैब कराची जाली हाउसिंग सोसाइटीज के 53 केसेस, अहम हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने अहम तरीन एक तो इजलास नैब कराची का, जहां पर तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं 53 ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का तस्करा हुआ, जहां इन 53 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मुबैना तौर पे यानी जालसाजी है, लोगों को फेक किया गया, लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए, अलॉटमेंट्स नहीं दी गई। इन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर उन तफसीलात की तरफ जाते हैं जहां पे जिसके मुताबिक तकरीबन 44 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कराची में हैं। इसके अलावा 9 हाउसिंग सोसाइटीज हैदराबाद, जाम शोरो, मीरपुर खास में हैं। इन हाउसिंग सोसाइटीज के 53 केसेस जो कि नैब कराची के पास है, उनमें से तकरीबन जो अब तक इंक्वायरी में है वो 12 हैं। 19 के करीब ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के एडवांस्ड स्टेजेस पर जा चुकी हैं, जबकि 22 रेफरेंसेस अंडर ट्रायल हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से नैब कराची की बड़ी अहम मालूमात है ये, और ये इसमें आपको ये जरूर बताते चलें कि जो वीक रेगुलेशन है गवर्नमेंट के रोल, जो गवर्नमेंट का रोल है, एसबीसीए का रोल है, केडीए या अगर दीगर रेगुलेटरी इदारों का रोल है, उस पर बात हुई है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इट वाज आल्सो अप्राइज दैट द वीक रेगुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड पुअर लीगल फ्रेमवर्क is basically the reason of the state of affairs which leads to enormous number of complaints pouring in at NAB against cooperative housing societies। खैर ये एक आम आदमी की जो बात है जिससे वो मुतासिर हो रहा है, आपके सामने रखना जरूरी था। दूसरा अहम बात, हम ये जानते हैं कि जो अहम तरीन मामला फेक अकाउंट्स केस का है, इस फेक अकाउंट्स केस के अंदर नैब की तैयारियां क्या हैं आपके सामने हम ये रखते हैं और इसकी तफसीलात में आगे जाएंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि तकरीबन 4 ऐसे रेफरेंसेस हैं जो नैब इस वक्त तैयार कर चुकी है। 18 लोगों की टीम है जो नैब की तरफ से और 3 लोग जीआईटी की तरफ से इन रेफरेंसेस पर काम कर रहे हैं। इन 4 रेफरेंसेस के अंदर एक जेवी ओपल 225 एक केस का नाम है और इसमें मेन अक्यूज आसिफ जरदारी साहब बताए जाते हैं। इसी तरह से एक केस जिसका नाम पार्क लेन पैराथनॉन केस है, इसमें भी मेन अक्यूज आसिफ जरदारी साहब को करार दिया जा रहा है। और पिंक रेजिडेंसी नाम का एक और केस है और एक चौथा केस भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस महीने नहीं बल्कि अगले महीने तक ये रेफरेंसेस नैब फाइल कर देगी और इसके बाद मामला यहां रुकेगा नहीं, बल्कि 12 रेफरेंसेस मजीद कुछ ही दिन बाद नैब तैयार करेगी और वो सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएंगे। तो ये बड़ी अहम मालूमात है जो आगे इसकी तफसीलात में भी हम जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराते चले। आफ्ताब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, रुकन कौमी स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ हसनैन साहब पीएसपी के रहनुमा हैं, हमारे साथ कराची में मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों शख्सियात का आपने ज्वाइन किया। सिद्दीकी साहब, ये फेक सोसाइटीज कराची शहर में नैब आज कहता है कि 53 हमारे पास केसेस हैं, 44 तो सिर्फ कराची के केसेस हैं, बाकी सिंध के दीगर शहरों के केसेस हैं। ये कोई रोक क्यों नहीं पा रहा, कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं काम कर पा रही? सुबह सिंध में वैसे ही मामला चल रहे, चक्कर क्या है ये सारा, क्यों रुक नहीं रहा मामला सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये सोसाइटीज़ हैं इनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं अखबारात में, उसके साथ एनओसी लगा होता है। लोग जाते हैं, अपनी वहाँ पे बुकिंग कराते हैं और देखते हैं कि एनओसी है तो वो समझते हैं कि ये एक प्रॉपर लीगल सोसाइटी है। अनफॉर्चुनेटली कराची में, ख़ासतौर से कराची और सिंध में जो हमारे इदारे हैं वो पोलिटिसाइज हो गए और इन पोलिटिसाइज होने के बाद जो है ये इदारे काम नहीं कर रहे। नैब ने जो भी केसेस बनाए हैं, तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है हमारे इदारों से, नैब हो या जो भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, सबसे पहले तो वो उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने इसकी परमिशन दी, जिन्होंने इसको अथॉरिटी दी, उन अथॉरिटीज़ के पास जाएं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं और जो भी कराची में जिस इलाके में जिस डिस्ट्रिक्ट में है उनको पहले पकड़ें। और हो ये रहा है कि आप SBCA के जो लोग हैं या तो वो दुबई मूव हो जाते हैं या लंदन चले जाते हैं या फिर कनाडा जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे मंजूर काका जैसे लोग जो है ना अरबों रुपए कमा के वो तो शिफ्ट हो गए। जो यहाँ हैं अभी भी गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं, एक मंजिल बनाने के 60 लाख 70 लाख रिश्वत मैं आ रहा हूँ उस पर जी। तो जो यहाँ है वो भी काम कर रहे हैं अभी, वो एक ये भी है। दूसरा ये कि जितने ऑफिशियल लीगल और काम कर रहे हैं, जो हमारी आबाद काम कर रही है,
उसके लिए तो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सही काम करने के लिए पाबंदियां हैं और इलीगल काम करने का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एनओसी इशू ही नहीं होना चाहिए। मेरी अभी कल के इलेक्ट्रिक से बात हुई है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात करूँ तो जो कॉलोनीज है हमारी, CBC से हमारी बात हुई है कि कोई भी एनओसी जो है ना अगर इलीगल है तो वो इशू नहीं होगा, और जब तक इशू नहीं होगा तो जो सर्विसेज हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे गैस हो, कोई कनेक्शन मिलना नहीं चाहिए। अब अगर ये कनेक्शन भी मिल रहे हैं, इलीगल भी है, तो फिर अल्लाह हाजिर और नाजिर है, पुरसाने हाल तो कोई भी नहीं हुआ ना। ये काम कभी भी नहीं रुकेगा जब तक हमारी अथॉरिटीज इनको कंट्रोल नहीं करेंगी। ख्वाहिशात लोगों की बहुत है, हर बिल्डर चाहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, रातों रात में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर दूं, और जो किसी भी मुल्क में नहीं होता। अभी हमारे एक दो दोस्त गए हैं सीरिया, वो बता रहे हैं कि सीरिया जो हम समझते हैं कि सीरिया तबाह बर्बाद हो गया, कह रहे हैं उसकी म्यूनिसिपैलिटी कराची से बेहतर काम कर रही है। कराची का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई चीज़ आप चाहे पानी देख लें, आप सीवेज देख लें, सड़कें देख लें, रोज़ आपके पास भी मेल्स आती हैं, मेरे पास भी आती हैं। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव करना मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके पास पावर नहीं है, सिंध गवर्नमेंट करना नहीं चाहती और एडवांटेज लेना चाहती है 18 अमेंडमेंट का। 18 अमेंडमेंट ने एम्पावरमेंट दी है मगर वो अपनी लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं कर रहा। बात हुकूमत पे आके रुक जाती है, सारा जो द बस स्टॉप्स दे वहां पे जाके मामला रुक जाता है। लेकिन मैं इसमें बड़ी अहम बात निशानदेही करें जी प्रिवेंशन की नहीं, क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं कि 53 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है, तो नैब ने जिक्र किया प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस जो उनका विंग होता है उसका भी, और कहा है कि जो डीजी नैब है उन्होंने ये डायरेक्शन इशू किए हैं कि जो अवेयरनेस और प्रिवेंशन विंग है इसको एंगेज किया जाए विद कोऑपरेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, परसुइंग मेजर्स ऑफ देयर पार्ट टू प्रिवेंट मोर ऑफेंसेस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगेंस्ट डेलिक्वेंट रजिस्ट्रार्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वड इन इरेगुलरिटीज। बड़ा जरूरी है कि अवेयरनेस भी क्रिएट हो। आसिफ हसनैन साहब, लोग फंसते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सोसाइटीज बढ़ती जा रही हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई इंक्वायरी है, कोई रेफरेंस स्टेज में आ चुकी है, आम आदमी का पुरसान हाल नहीं, मकानात इतने महंगे हो गए, वो जाली हाउसिंग सोसाइटी से पैसा डालता है, अकाउंट उसके साथ फेक हो जाता है, मामला नैब का बन जाता है, केस बंदे के पैसे ही फंस जाते हैं, केस आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो भी सवालात अपनी जगह है। इसका पुरसान हाल, इसका हल क्या होगा इस वक्त? आसिफ हसनैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बेहतर आपने ये इस मौजू को जो टेकअप किया है कराची के लिए, ये इंतहाई ज़रूरी था। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने सोसाइटीज़ की बात की, सोसाइटीज़ में बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों को लगाया जाता है जो करोड़ों रुपए देते हैं। फिर उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ तैनात करके वो फिर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। किस तरह से कि वो एक तो सोसाइटीज़ बना दी गई, फिर उनके नाम पर लैंड एक्वायर की गई, और फिर उस लैंड में सिर्फ डबलिंग नहीं, 4-4, 6-6 बाकायदा फाइलें बनाई जाती हैं। जो कमज़ोर होता है उसको दबा दिया जाता है, जो ताकतवर होता है उसको जगह अलॉट कर दी जाती है करोड़ों रुपए लेकर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये सारा नेक्सेस है जिसमें वो तमाम लैंड माफिया, जिसमें इंतज़ामिया, पुलिस, और जिसमें इदारा जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये पूरा नेक्सेस है। इस नेक्सेस ने मिलकर करना होता है। यानी कि वो आदमी जो सोसाइटी में कोई प्लॉट ले लेता है और कमज़ोर होता है, वो बेचारा उसकी प्लॉट पर कब्जा हो जाए, उसके प्लॉट पर कोई और बना रहा हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसी के खिलाफ केसेस बन जाते हैं। फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती जो होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, इस तैनाती के पीछे मैंने कहा ना कि करोड़ों रुपए लिए जाते हैं उससे, सिर्फ उसको लगाने के लिए। लेकिन आज कराची में, माजरत के साथ मैं अगर आपसे कहूं तो आप जिस पार्टी में रहे एमक्यूएम में, उसने तो बड़ा काम किरदार अदा किया। यहाँ के कोई प्लॉट एमनेस्टी नहीं छोड़ा, उन्होंने एमनिटी प्लॉट, उन्होंने पार्क नहीं छोड़े, क्या क्या बना दिया उसके ऊपर। फिर मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी तो बड़ी चीजें ऐसी हुई, उनके दौर में 2003 जो उसके बाद जब वो आए नेमतुल्लाह साहब के बाद, तो कितनी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज, कितने ऐसे मामला है, उन पर भी एक केस चल रहा है इस वक्त एंटी करप्शन के अंदर और या नैब के अंदर। तो ये तो उन अदवार में हुआ जब या तो एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी जिसके आप थे रुकन, ये इस वक्त काम कर रहे थे और उन्होंने पूरे शहर का बेड़ागर्क कर दिया माजरत के साथ। सफ़ान, आपने बिल्कुल जो बात कही है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ। इस शहर के कच्ची आबादियों का मामला, इलीगल कच्ची आबादियाँ बनाना और उसके बाद कुछ सनतों पे उनको बेच देना, इस शहर में गोटों के नाम पे, गोटाबादी स्कीम के नाम पर जाली फेक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना,
इस शहर में चाइना कटिंग, ये वो सारे मामलात हैं जो सिर्फ ये 20-25 साल से नहीं हो रहे, ये सारे मामलात कई सालों से हो रहे हैं। और कई सालों में ये सारे मामलात उस वक्त होते हैं जब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। मैं एक मिसाल आपको दूं, एमडीए इस वक्त कराची में वो जगह है कि जहां स्कीम 33 से लेकर गडाप से लेकर कीमती ज़मीनें और बेशतर सोसाइटियां आपको इस एमडीए में नजर आएंगी। अब इस एमडीए में तैनाती जो होती है, आज अभी की भी जो तैनाती है अगर आप देख लें वो पॉलिटिकल होती है। और वो तैनाती क्यों होती है कि उसको लगाया जाता है नवाजने के लिए, पैसा कमाए और कमाकर दे। आपने एसबीसीए की बात की, एसबीसीए में मंजूर काका समेत जो लोग भी जो है वो लाए गए, वो इसलिए लाए गए कि वो कमाएं और कमा कर दें। मैं आपको एक मिसाल और दूं, यहाँ पे एमपीजीओ हमारा एक इदारा है जो अकाउंटेबिलिटी करता है इन सारे डिपार्टमेंट की। सिंध गवर्नमेंट ने किया कि उस एमपीजीओ को मातहत कर दिया एसबीसीए के, यानी कि वो जो चोर था उसी के मातहत कर दिया चौकीदार को। तो फिर इस सूरत हाल में जहां पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, मिनिस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, इंतजामिया के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हों, फिर आप इस शहर में बड़े बड़े ऑफिसर्स एसएचओस के डिटेल अगर निकालें। सवाल है प्रेसिडेंट आसिफ हसनैन साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने दोनों ने रेगुलेटर के रोल के ऊपर, गवर्नमेंट के रोल में बात की है। आफ्टर दिस ब्रेक आते हैं, आपको बताया जी 53 ऐसे केसेस हाउसेस के जो नैब कराची के पास हैं इस पर, जिसमें से 22 रेफरेंसेस बन चुके हैं, तकरीबन 12-13 इंक्वायरीज हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, एडवांस स्टेज में जा चुके हैं मामला। मजीद आके आपको बताते हैं कि नैब तैयारियां क्या कर रहा है और नैब कराची और फिर नैब ओवरऑल जो अहम फेक अकाउंट्स केस है उसमें क्या तैयारियां कर रहा है। हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको 53 केसेस का बताया जो कि नैब कराची के पास हैं, जहां नैब कराची, हैदराबाद, जाम शोरो और इसके अलावा मीरपुर खास के अंदर उन जाली हाउसिंग सोसाइटीज के पीछे है जहां जिसने अवाम का पैसा इस पर गबन किया, अवाम के साथ धोखा दिया। इसी तरह से 4 किंग रेफरेंसेस कहा जा रहा है। किंग रेफरेंसेस इसलिए क्योंकि वो जिस शख्सियत के खिलाफ है, ही इज सपोज्ड एज अ किंग ऑफ पॉलिटिकल मेकर इन पाकिस्तान, तो किंग मेकर जिसे कहा जा सकता है जरदारी साहब। तो फेक अकाउंट्स केस 4 केसेस कहा जा रहा है, और उनमें एक जिस तरह मैंने बताया कि 225 ओपल, एक पिंक रेजिडेंसी और एक पार्क लेन, और ये 4 रेफरेंसेस कहा जा रहा है कि नैब कराची की एक टीम, और टोटल टीम 18 अफराद पर मुश्तमिल, 3 अफराद जेआईटी के, जो तैयार कर रही है। ब्रिगेडियर हेड फारूक हमीद साहब, कितना सब्सटेंस है, आप कितने इंपॉर्टेंट समझते हैं इन 4 केसेस को अगेंस्ट आसिफ जरदारी साहब, हु इज द मेन अक्यूज? कहा जा रहा है 4 और भी अक्यूज्ड हैं उनके साथ। कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये हमीद साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को मॉनिटर कर रहा है। नैब की पूरे पाकिस्तान से कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी हुई है, जीआईटी उनकी सपोर्ट में है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तकरीबन 100% उनको मिल चुका है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब के लिए बड़ी, और फरियाद तारपुर साहब और बाकी जो ओमनी ग्रुप वाले लोग हैं, ये ये बड़ी मुश्किलात में होंगे आने वाले दिनों में। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हम इस खबर को भूल रहे हैं कि जरदारी साहब का एक एसेट्स वाला केस था जिसने वो 2 साल पहले बरी हो गए थे, तो लिहाजा वो उसमें जो बरी हुए थे, नैब ने अपील की थी हाई कोर्ट में, और जनाब वो केस भी उनका रिवाइव हो रहा है। तो लिहाजा कोई ये ना समझे कि उनके एसेट्स वाले जो हैं पुराने मामला क्लोज हो गए, वो केस अभी दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो वो भी मेरा ख्याल आ जाएगा लाइन में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जरदारी साहब का जो अपील है बिलावल भुट्टो की कि जनाब ये इसको किया जाए अपना नैब सिंध में, क्योंकि नैब सिंध में अगर ये होगा तो नैब कराची की मैं बात कर रहा हूँ, तो नैब कराची का मामला जो है कोई इतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है बाकी नैब लाहौर, रावलपिंडी और नैब मुल्तान के मुकाबले में, या इवन नैब बलूचिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब रावलपिंडी में जहाँ मंगी साहब डीजी नैब रावलपिंडी है, जो कि एवनफील्ड केस में भी थे, अगर आपको याद हो जीआईटी में, जो इस जीआईटी में भी थे, ये जो फेक अकाउंट केसेस वाला जो है
मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो एक बड़े प्रोफेशनल माने हुए तजर्बाकार इन्वेस्टिगेशन अपना रीजनल चीफ है नैब के, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। अगर नैब सिंध में ये केस चला गया, जो कि मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा, वहां पे फिर वो इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं बड़े। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन हम कल भी एक रेफरेंस दिखाते हैं जो आपको दिखाया हमने, सप्लीमेंट्री रेफरेंस, एक इंटरिम रेफरेंस रमजान शुगर मिल्स का, जो शहबाज शरीफ साहब जिसमें अक्यूज है हमजा शहबाज के साथ। दूसरा जो अब आप देख रहे हैं, ये 13 अक्यूज हैं इस केस में। जो केस है जी इस पर जो दूसरा अहम आशर इकबाल केस है, इसके अंदर पीएलडीसी के सीईओ समेत इस पर बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग के 2 इस पर नाम है जो गिरफ्तार हो चुके हैं। डीजीएलडीए साबिक जो है हद शीमा का नाम है अक्यूज की फहरिस्त के अंदर। लेकिन आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अनफॉर्चुनेटली खान साहब क्या सोच रहे हैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स के बारे में? व्हाट कैन ही डू? क्या कर सकते हैं? बड़ा अच्छा रेफरेंस बनता है, हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, हमारे हाथ में भी हैं, पढ़े आप इसको तो बड़ा अच्छा लगता है। जब अदालत में दलाइल देते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स तो वहां जाके कुछ और हो जाता है। क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या सोच रही है इस बारे में? देखें, एक तो नैब ऑटोनोमस बॉडी है, उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से कतई नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम है कि नैब को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उनको फंडिंग दे, वो एक आज़ाद बॉडी है। हाँ, अब इशू ये है कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत वीक है। उनको ये देखना होगा कि एक 1.5 साल 6 महीने ये केसेस चलते हैं, लोग अवाम जो है दिन रात उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, परेशानी होती है, टेंशन होती है अवाम को भी, और सारा मीडिया इस पे लगा होता है। और उसके बाद जो है वो केसेस का जब रिज़ल्ट आता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, तो केस कहीं से कहीं निकल जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और वाइट कॉलर क्राइम जो हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उसको उसका आइडेंटिफाई करना। उसके लिए बड़ी प्रोफेशनल टीम चाहिए होती है, जिसमें SSCP के लोग हों, बैंकर्स हों, ऑडिटर्स हों, और बिजनेस के रिलेटेड लोग हों, ताकि उन केसेस को सही स्टडी करके और सामने ला सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि केस क्या है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स को अगर जब तक ये इंगेज नहीं करेंगे तो खाली एजेंसीज को इंगेज करने से काम नहीं बनेगा, प्रोफेशनल को भी इंगेज करना होगा, और नैब को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और नैब को ये देखना होगा कि उनकी प्रोसिक्यूशन क्यों वीक है। लेकिन ये आप तो कर नहीं सकते नैब, क्योंकि आप कहना ऑटोनोमस बॉडी है, तो फिर कौन करेगा? ये लॉ मिनिस्ट्री करेगी, कौन इनको हायर करके देगा? चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी है, चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी है। यानी खान साहब कहेंगे कि आप करेंगे, या बताइए, उनको खुद भी समझना चाहिए। लेकिन नैब को अगर कोई हेल्प की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फंडिंग की जरूरत है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ गाइड नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो आप देख लें कि अभी शहबाज शरीफ साहब का कल वो रिहाई हो गई है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमें अपोजिशन लीडर बात कहती है कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हम इन्फ्लुएंस कर रहे होते तो ये केसेस इस तरह नहीं चल रहे होते, चाहे वो नैब के हो चाहे हाई कोर्ट। फारूक हमीद साहब जो हैं वो साबिक डायरेक्टर नैब के हैं, उन्होंने कहा है कि नैब कराची की कारकर्दगी इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। आसिफ हसनैन साहब, आप यहाँ पर कराची की सियासत देखते रहे हैं, बड़े अरसे से नजर है आपकी। नैब कराची जो कर रही है, हाउसिंग सोसाइटीज हो, बड़े बड़े मेगा केसेस हों, और एक फहरिस्त और भी है जो नैब के केसेस की जो चल रहे हैं इस वक्त स्पेसिफिकली सूबा सिंध में, तो उसमें आप देखें तो उसमें बड़े बड़े नाम है। इस वक्त सबसे पहला नाम ही मुराद अली शाह साहब का है, जो स्टेफ्टा का केस है उनके खिलाफ, और उसके अलावा और भी कई नाम है। आसिफ साहब, आर यू सेटिस्फाइड जो नैब कराची में काम कर रही है? सफ़ान, देखें, अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से सिंध के अंदर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इन केसेस में, उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह पंजाब में शहबाज शरीफ के दोनों रेफरेंसेस जो है वो जब लाए गए, उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद प्रॉपर एविडेंस नहीं आ सके, और इसमें नैब की बहुत बड़ी सुबकी हुई है कि उनकी बैल भी आसानी से हो गई और वो एविडेंस प्रॉपर नहीं आ सके, वो अब रिहाई की तरफ चले गए। इसी तरीके से ये जो दरदारी साहब के और उनसे रिलेटेड जो उनके केसेस हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा जो मामला है वो है उन फ्रंटमैन का कि जिनको लगाया गया है और जिन पर सब कुछ डाला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से नैब जो है, जो इस केस को इस्लामाबाद से देख रहा है, उसकी भी कोशिश ये है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस जमा करे और उसके बाद इन चीज़ों को करे। मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है कि बगैर एविडेंस जमा किए अगर आप कहीं अरेस्टिंग करते हैं, कहीं ऐसे मामला होते हैं और वो छूट जाता है, तो इससे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है उस सारे मौक़िफ़ को, उस सारे नैरेटिव को। तो शहबाज शरीफ के वाक़े में ये सारी चीज़ें सामने आई, और शहबाज शरीफ जब ये छूट के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनका नैरेटिव मजबूत हुआ और नैब ने। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि एहतसाब के हवाले से ये सारा
जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट ने टेकअप की थी, और गवर्नमेंट ने एहतसाब के लिए अपना एक हेड रखा है जो बाकायदा सारी चीज़ों का फॉलोअप लेता है। लेकिन उस हेड को की जिम्मेदारी थी कि वो ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके मामलात से लेकर दीगर मामलात में, पिछले दिनों आपने देखा कि नैब ने कहा कि जी हमें तो फंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं आसिफ साहब? नहीं, ये पीटीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो शहजाद अकबर साहब हैं जो अकाउंटेबिलिटी वाले बिल्कुल कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटर्स हायर करना आफ्ताब साहब है, मतलब नहीं, उनकी जिम्मेदारी इस सारी चीजों का फॉलोअप लेना, और केस को अगर मजबूत नहीं है तो फिर आप किसी पर अगर हाथ डाल देंगे तो वो यही सूरत हाल बनेगी, और ग्रेजुअली फिर आपके बाकी केसेस में इसका गलत इंपैक्ट आता है। तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे और उसकी बुनियाद पे अच्छे प्रोसिक्यूटर जो है वो डाले जाए। सिद्दीकी साहब आप कह रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, ऐसा वो उनका काम नहीं है, वो इंटरव्यू नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते कि आप ये प्रोसिक्यूटर को लाएं, इस तरह केस लड़ें। और ये केसेस भी हमारे दौर के तो नहीं है, ये नैब ने जरूर एक्शन अभी लिया है, मगर तो पुराने केसेस चले आ रहे हैं। अभी तो हमारे इस 6 महीने में तो कोई केस ज्यादा बने ही नहीं है। सही, तो ये पुराने केसेस हैं, तो इससे जिम्मेदारी आसिफ साहब इनकी नहीं है, इस पर कुछ कर नहीं सकते। देखें, आसिफ जरदारी के केसेस अभी बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के जो ये केसेस हैं उसको अगर देखें, शहबाज शरीफ के तो इसके रेफरेंसेस तो अभी जो है वो करने थे, पेश करने थे, लेकिन उसके एविडेंस ही प्रॉपर नहीं हुए। और कई दफ़ा आपने देखा कि अदालतों ने खुद जो है वो अपना जब इसमें हेयरिंग हुई है तो उसमें हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट के भी देखें तो उसने यही बात कही है कि जी नैब अपने काम को उस अंदाज में नहीं कर पा रहा, ना प्रॉपर एविडेंस लेकर आ रहा है जिसकी बुनियाद पर चीज़ें करें। तो आप सिर्फ जो है अगर ये कहते रहेंगे कि भाई ये लूट मार हुई है मुल्क में, तो इससे तो मामला तो नहीं होंगे। गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक सेकंड में आपको इंटरप्ट करूंगा। आसिफ जरदारी साहब का जो केस है 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और 6 सितंबर को जेआईटी बनाई। उसमें उस वक्त तक तो पीटीआई आई भी नहीं थी और पीटीआई का ताल्लुक भी नहीं था इस चीज़ से, और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टेकअप किया था इसको। तो ये आप थोड़ा सा मेरे ख्याल करेक्ट कर अभी जो 4 आप केसेस बनाने जा रहे हैं, अभी जो ये रेफरेंस बनाने जा रहे हैं, अगर ये भी शहबाज शरीफ वाले अंदाज में हुआ तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें जो है फारूक अमीर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्यों कहा कि कराची की नैब की तसल्ली बख्श नहीं है? क्या आपको मतलब ऐसा कोई केस आपने देखा, कोई ऐसी बात आपने सुनी, कोई ऐसी कारकर्दगी रिपोर्ट आपने देखी जो आपको लगता है कि यार ये परफॉर्मेंस सही नहीं है, हो सकती है बेहतर? बीइंग एन एक्स डायरेक्टर नैब, फारूक अमीर साहब मुझे अब काइंडली 1-1.5 मिनट दे दें। पहली बात तो यह कि नैब सिंध में हार्डली में आपने सुना, ये पहले कभी हमारी चीज सामने नहीं आई कि वहां पे जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने इज्तिमाई तौर पर उन्हें रेजिग्नेशन पेश कर दिया। यानी कि ये हालात है उस नैब के, प्रोसिक्यूटर रिजाइन कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों का मामला है। ये पहले कभी ऐसी चीज नहीं हुई। नंबर 2 ये है कि आप देखें डॉक्टर आसिफ का केस देख लें जनाब, आप एक वो कितने पता नहीं कितने साल हो गए एहतसाब अदालतों में चल रहा है। खैर वो तो सिर्फ नैब कराची नहीं है, वो तो बाकी मामला पे भी है जहाँ पे एहतसाब अदालतों में 6-6 साल केस चल रहे हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं कि ये हो क्या रहा है ये एहतसाब अदालतों में। ठीक है, देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मैं जो अपनी आसिफ हसनैन साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब के कोई मौक़िफ़ की तायद नहीं हुई, कोई उनको बेल आज नहीं मिली, अपना उनकी वो एक्विटल नहीं हुई है, उनको बेल मिली है। देखिए उनको अब अगर ये केस चल रहा है 2 साल तो हाई कोर्ट ने सोचा होगा कि 2 साल तो नहीं इनको रख सकते जेल के अंदर। ठीक है भाई, वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी बीच में आ जाता है। और फिर एक पैटर्न भी हम देख रहे हैं शरीफ फैमिली का, जब भी ये जाते हैं बेल शेल भी लोगों को मिल जाती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस बात को हम अगर जोड़ सकेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमें ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद अंदर की मालूमात, यानी कुछ ऐसी डिटेल्स इन रेफरेंसेस के बारे में जिनका जिक्र अभी हुआ है सरसरी या फिर डिटेल के अंदर पॉलिटिकली, उसकी तहकीकाती पहलू से देखेंगे कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। मजीद जो 12 रेफरेंसेस आ रहे हैं उनके अंदर आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन सवालात
ये तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं इनसे मुंसलिक नैब कराची की कारकर्दगी और फिर वो रेफरेंसेस जिनको किंग रेफरेंसेस कहा जा रहा है, जिनमें पार्क लेन है, पिंक रेजिडेंसी है, जेवी ओपल 225 है, जो फेक अकाउंट्स केस में हमारे सामने आ रहा है, आखिरकार कितने मजबूत हैं। इमदाद सुमरो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफी हैं। इमदाद सुमरो साहब, क्या मालूमात है, क्या इत्तलात है, नैब की तैयारी कैसी है? नैब से टीम गई, सुना है 18 लोगों की उन्होंने बनाया रेफरेंसेस बड़े तगड़े, क्या अंदर के मामलात हैं उन रेफरेंसेस के, कितने मजबूत हैं ये सारे? शुक्रिया सैफान भाई। इनको नैब ने अपनी टर्मिनोलॉजी में कहा है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन। 4 रेफरेंसेस बने हैं और माशाल्लाह चारों रेफरेंसेस में जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, और जो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं और आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बनाई हुई एक जमहूरी जमात थी पीपल्स पार्टी, उसके बिला शरकत गैरे वो उसके मालिक हैं। और सिंध पे उनकी जो हुक्मरानी है, बल्कि उसको आसान अल्फाज में कहा जाए कि उनके जो भयानक दौर है, जो शहनशाहत है, उसको ये तीसरा टर्म शुरू हो रहा है। तो ये एक पार्क लैन पैराथन है, एक जेवी ओपल है और एक पिंक रेजिडेंसी है और एक और है, जिसमें नैब ने फ़िलहाल 4 रेफरेंसेस बनाए हैं। और हमारे जो नैब के ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आइंदा सबात पे सुप्रीम कोर्ट को ये अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे आगाह भी करेगी, इन रेफरेंसेस के बारे में बताएगी और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ वक्त तलब करेगी। क्योंकि जो JIT की फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक सिर्फ आसिफ जरदारी उस पर अक्यूज़ नहीं है, उसके साथ साथ उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर साहिबा, जो इस वक्त भी गुज़श्ता 2008 से सिंध की एक डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रही है, तो उनको वो भी उसमें ज़िम्मे में आ रही हैं। सिंध के जो CM हैं मुराद अली शाह, उनके हवाले से भी हमने ये सुना है, नैब ज़राए ने हमें बताया है, जो एविडेंसेस मौके पे जो एविडेंसेस मौजूद हैं, कुछ 6-7 रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ भी कायम हो रहे हैं। उसमें करप्शन है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, इलीगल जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से, और बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में, काफ़ी वो हमें डिटेल्स भी मिल गए हैं कि उन्होंने जायदादें भी बनाई हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस आप आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे। तो नैब का घेरा तंग होता हमें नजर आ रहा है। मुराद अली शाह पे एसेट बियॉन्ड मींस का भी आप कह रहे हैं रेफरेंस, यानी आमदन से जायद जो जायज़ असासे और जो होता है वो वाला भी बन रहा है। जी देखें, बज़ाहिर तो मुराद अली शाह साहब मैं उनके इलाके से या वो मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनकी तो कोई ऐसी कोई बिज़नेस भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई छोटे मोटे बिल्कुल तीसरे चौथे दर्जे के वो ज़मींदार हैं। लेकिन उनकी जो लेविश किस्म का लाइफ स्टैंडर्ड है वो आप देखें, उनका कोई बिज़नेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। तो उनको ज़रूर बताना पड़ेगा कि इतने बड़े तादाद में उनके जो बंगलों की तादाद आ रही है, दुकानों की तादाद आ रही है, बैरून मुल्क जो जायदाद है उसके जो तफसीलात आ रहे हैं, बहुत बड़े तफसीलात आ रहे हैं। तो उनका ज़राए आमदनी क्या है, क्या ज़राए आमदनी है? तो ये हमारे मुल्क की ख़ास तौर पर सूबा सिंध की ये बदकिस्मती है कि जिसको भी ख़जाने का निगरान बनाया जाता है, जिसको इस मुल्क का निगरान बनाया जाता है कि वो इस मुल्क में बेहतरी लाएगा, बच्चों की बेहतर तालीम, सेहत, सफाई के मंसूबे शुरू कराएगा, वो सिर्फ अपनी जेबें और अपने घर बनाता है। देखिए सैफान भाई, जब पॉलिटिकल क़यादत इस एक पैसे की एक अंधी दौड़ और हवस में शामिल होगी, तो उसके जो हवारी होंगे, उनके जो वजीर मुशीर होंगे, वो भी इसी दौड़ में होंगे। तो बदकिस्मती से जो कहा जाता है कि ये मिस्टर क्लीन है और बड़े साफ सुथरे और ईमानदार हैं, पे भी ये नैब के जराए से आप बता रहे हैं, ये सारे मामलात के चल रहे हैं। लेकिन फिर आफ्ताब साहब, आपकी पार्टी क्या करेगी? पहले भी हमने देखा था कि आप लोग जो है वो कहते हैं ना, बारिश होने से पहले ही आप नहाने आ गए थे, यह इस तरह की सूरत हाल थी। इमेच्योरिटी थी, क्या थी कि सब यहाँ पहुंच गए, इस्लामाबाद आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, सारे मीटिंग शुरू हो गई, मेहर साहब एक्टिव हो गए, हलीम आदिल इधर उधर। तो यही तो नहीं करेंगे कि रेफरेंसेस आएंगे तो इधर से आप लोग अपनी पहले ही तमाम जो बुलेट से फायर कर देंगे और फिर एक्सपोज हो जाएंगे जैसे लास्ट टाइम हुए थे सिद्दीकी साहब? नहीं, मेरे ख्याल के लास्ट टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा हमने कोई एक्सिलेट किया इस चीज़ को। हाँ, ये अपोजिशन ने ज़रूर इस चीज़ को उठाया कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और JIT जो है साइड लाइन हो गई कि सदारती गवर्नर राज आ रहा है। गवर्नर राज के लिए ना PTI ने कहा, ना गवर्नमेंट ने कहा, किसी भी एक हमारे सीनियर अहदेदार ने या मिनिस्टर ने इस चीज़ पर नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐसे आए जो कि ना नहीं होने चाहिए थे, और जब तक के कंक्लूड ना हो जाए। और जैसे अभी बात कर रहे थे जाम साहब भी कि इमदाद सुमरो साहब बात कर रहे थे चीफ मिनिस्टर के हवाले से, तो चीफ मिनिस्टर के साथ जो हमारा जो इख्तलाफ है वो उनकी उसके ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर है।
आप चाहे पानी का मसला उठाएं, आप सीवरेज का मसला उठाएं, एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, कराची का कोई भी इशू उठा के देख लें, पूरे कराची को देख लें, कचरा कुंडी बन चुकी है। इस लिहाज से बड़े सीवियर हमारे उनके साथ डिस्कशन भी हो रही है। असम्बली में भी हम अपने ये हमारे MPs जो है ये चीज़ें पेश कर रहे हैं। 6 रेफरेंसेस आ रहे हैं, उनको बताइएगा आप। अभी इमदाद साहब बता रहे हैं 6 रेफरेंसेस उनके खिलाफ तैयार हो रहे हैं नैब में। जी वो तो मुझसे बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनको बताइएगा 6 रेफरेंसेस। नहीं वो तो देखें, वो खुद ही पता चल जाएगा, नैब भी बता देगी, मीडिया बता देगा, सब बता देंगे। गो के मुराद अली शाह साहब एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और हमें बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि एक, मगर इन्फ्लुएंस बहुत है उनके ऊपर भी, और वो पता नहीं क्यों नहीं परफॉर्म किया। और कराची के हवाले से तो हमारी खास तशवीश है उनसे। नहीं तो अच्छा, इमदाद साहब कुछ कहना चाह रहे जी? अच्छा, वो जैसे साहब कह रहे हैं सिर्फ कराची के हवाले से नहीं, वो पूरे सिंध के, जिसमें कराची उसकी कैपिटल है, पूरे सिंध के वजीर आला है। आप सिर्फ उनका हल्का उठा के देखें ना, उनके हल्के से भी उनकी जो यूनियन काउंसिल, जो उनकी जाए पैदाइश है, यूनियन काउंसिल वाहड़, वहाँ पर आपको ना पीने का पानी मिलेगा, ना आपको स्कूल मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगी, ना कोई रोड रास्ता सीधा मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सिटिंग CM मुराद अली शाह के यूनियन काउंसिल की। वैसे तो पूरा सिंध उनके हल्का है क्योंकि वो वजीर आला हैं, तो आप उसके साथ साथ देखें कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जाली डिग्रियों पे बड़े बड़े ओहदों पे रखा। उनके जो 2 बहनोई हैं, एक बहनोई जो मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने 3 दफ़ा वॉलंटियरली रिटर्न किया है नैब के साथ। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद है, वो ओहदे पे नहीं रह सकते। सिर्फ इनकी, मैं सैयद मेहदी शाह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी रिश्तेदारी की वजह से वो बिल्कुल लुक्रेटिव पोजीशंस पे होते हैं। वो कोरंगी के DC थे, अब मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हैं। उसके बाद उनके एक दूसरे बहनोई हैं एजाज अली शाह, वो डिप्टी कमिश्नर हैं हैदराबाद के। उनके सर्विस रिकॉर्ड, उन्होंने वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके थे। ये बड़ी अहम तफसीलात है। आसिफ साहब, मैं आपका भी लास्ट कमेंट कि ये आपके नजदीक पॉजिटिव हो रहा है जो भी हो रहा है, या आपको अभी डाउट्स है कि नहीं ये होगा नहीं होगा, इससे कोई बेहतर सिंध में मजमूई तौर पर तब्दीली आने लगी आपको लगता है कुछ दिनों में इन तमाम केसेस के बाद? सफान, एक पॉइंट तो मैं और बताता चलूँ कि सिंध वो सूबा भी है जिसमें 300 से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, अफसरान, वो जाके सेटलमेंट करके आए हैं और फिर दोबारा सीटों पे तैनात हो रहे हैं, और वो किसी न किसी के जो है वो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं बासर लोगों के जो उन सीटों पर हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ सिंध में हो क्यों रहा है, उसकी वजह यह है कि सिंध में एक जमाती निज़ाम है। सबको ये पता है, यहाँ इदारों को ये पता है, यहाँ इंतज़ामिया को ये पता है कि जी घूम फिर के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आना है, ना GDA ने हुकूमत में आना है, ना फंक्शन लीग